हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, जब भी हम लोग कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम किसी भी चैप्टर की या कोई भी चीज़ है उसकी स्टडी तभी करते हैं जब अपने को वो नेचर में दिखाई देती है और वो जो पता है उससे अननोन होती है, या हम जो पता है उससे उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अब ऐसे कौन कौन से फिनोमिना से जो वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन करता है। एक, जब हम कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब जब सीडी को हम लोग देखते हैं डिफरेंट एंगल से, तो अपने को डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं और रेनबो के सारे कलर्स दिखाई देते हैं। सिमिलरली जब हम एक सोप बबल को जब देखते हैं डिफरेंट एंगल से, तो अपने को वहां पे भी कुछ अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो ये कलर्स क्यों दिखाई देते हैं ये एक्सप्लेन करता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। और भी फिनोमिना से, जैसे कि हम लोग किसी का शैडो देखते हैं, जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट का जब हम लोग शैडो देखते हैं तो वो शैडो अपने को काफी ज्यादा डार्क दिखाई देता है। बड़े ऑब्जेक्ट मतलब कि जैसे कि टेलीविजन के पीछे जब लाइट चली हो तो टेलीविजन का हम लोग शैडो देखते हैं तो अपने को बहुत क्लियरली पीछे की तरफ ऐसे ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। वहीं अगर हम एक पतली सी रोड का इमेज देखते हैं या उसका शैडो देखते हैं तो वो अपने को काफी ज्यादा डल दिखाई देता है, या वो इमेज वो शैडो इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती। ऐसा क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वेव ऑप्टिक्स के थ्रू। और भी फिनोमिना है, जैसे कि पोलराइड वाले चश्मे लगाने के बाद ग्लेयर कम हो जाता है। ग्लेयर मतलब हम रात को रोड पे चल रहे हैं, सामने से जो गाड़ियां आ रही है उसकी रोशनी हमारे आंखों में पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के चश्मे आते हैं जिनको हम लोग लगाते हैं, उनको पोलराइड स्पेक्टेकल्स कहते हैं, ग्लासेस, पोलराइड ग्लासेस। उनको जब हम पहनते हैं तो जो सामने से जो ग्लेयर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है इन कंपेरेटिव टू नॉर्मल चश्मे या नॉर्मल ग्लासेस। ओके, ये सारे के सारे फिनोमिना हमारे वेव ऑप्टिक्स सॉल्व करता है। इनके पीछे का फिजिक्स क्या है वो अपने को वेव ऑप्टिक्स के थ्रू पता चलता है। अब एक बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो लाइट होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मीन्स वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लोग वही बात जानते हैं कि जो लाइट है उसके कौन कौन से मॉडल्स है। उसके लाइट के बेसिकली दो मॉडल्स है, एक तो कॉर्पस्कुलर मॉडल और दूसरा वेव मॉडल। तो जो कॉर्पस्कुलर मॉडल है उसमें हम लोग लाइट को पार्टिकल के जैसे ट्रीट करते हैं। इस वाले मॉडल में हम लोग लाइट को पार्टिकल के जैसे ट्रीट करते हैं, बल्कि वेव मॉडल में हम लोग लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं। अब इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब हमारा बल्ब, ओके, ये हमारा बल्ब है, तो ये बल्ब क्या करता है, ये अपने चारों दिशाओं में छोटे छोटे पार्टिकल्स भेजता है, या इस तरीके से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में इमिट करता है। पर वेव मॉडल में ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक हमारा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है वो सब डायरेक्शन में वेव्स को इमिट करता है, ठीक है। ये दोनों इनमें मतलब इन दोनों मॉडल्स में ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं डिफरेंस है। फिर जो हमारा कॉर्पस्कुलर मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ दो फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है लाइट के, वो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और नहीं कर पाता है। लेकिन जो वेव मॉडल है ये रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन वाले भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में पूरा का पूरा वेव मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। जो वेव मॉडल है वो हमारा हाइगन ने दिया था। वेव मॉडल इज गिवन बाय हाइगन। ओके, तो सबसे पहले हम उसके प्रिंसिपल के लिए बात करेंगे, उसके स्टेटमेंट के लिए बात करेंगे। उससे पहले सारी चीजें नोट कर लो। चलो, तो अब हम लोग टाइमलाइन देखते हैं कि हम लोगों को वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में कैसे पता चला। तो 1600 में हाइगन आया था। हाइगन ने सबसे पहले यह बात बोली थी कि जो लाइट होती है वो वेव के जैसे बिहेव करती है। अब तुम 1600 के आसपास सोचो, तब तक लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो उनको लगा कि ये कोई ना कोई मैकेनिकल वेव होगी। ओके, पर उसने सक्सेसफुली इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था हाइगन ने। पर तब तक अगर ये मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो
हाइगन उस चीज का आंसर नहीं दे पाया था कि अगर ये वेव है तो वेव को चलने के लिए कौन से मीडियम की जरूरत पड़ती है। ओके, तब उसकी थ्योरी को उस टाइम के लिए रिजेक्ट कर दिया। फिर 1800 में यंग आया। यंग ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे अपने को पता चला कि जो लाइट होती है वो सही में वेव नेचर की जैसे होती है, पर वो भी क्या बोलते हैं, मीडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया था कि अगर ये वेव है तो इसको चलने के लिए कौन से मीडियम की जरूरत पड़ती है। फिर 1900 में मैक्सवेल आया। मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस डिराइव करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, और उसने तब ये बात बोली कि जो लाइट होती है वो हमारे लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी होती है ये? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारी एक टाइमलाइन है, इसको याद रखना, क्योंकि मे बी ये कभी पूछा नहीं जाए, लेकिन अपने को पता जरूर होना चाहिए कि वेव नेचर ऑफ लाइट किस तरीके से डिराइव किया गया। तो मतलब सोच सकते हो 1600 से 1900, मतलब लोगों को 300 साल के आसपास लग गए सिर्फ ये चीज समझने के लिए कि लाइट हमारा एक वेव नेचर है, लाइट हमारा वेव के जैसा है। ओके, जल्दी से उतार लो। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। जैसा कि मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले हम लोग इनके ऊपर जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब है जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मतलब टाइम के साथ चेंज होते हैं। ओके, अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के जैसे, और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के जैसे। अब इसमें ये सारे टर्म्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो जो ई नॉट एंड बी नॉट है ये हमारा एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। जो के है, के हमारे लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट है विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा, ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ये एक्स, एक्स मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्शन शो करता है, ये यहाँ पे लिखा होगा कांस्टेंट। मान लें अगर यहाँ पे z लिखा होता तो मेरी वेव z डायरेक्शन में ट्रेवल करती, तो एक्स इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर मुझे यहाँ पे y लिखा हुआ मिला तो मेरी जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? y डायरेक्शन में। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। अब ये एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव होती है, तो नॉन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए कभी भी किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं c विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। तो स्पीड ऑफ लाइट भी इतना ही होगा जितना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है इन वैक्यूम। चौथा पॉइंट, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी कैरी करती है और मोमेंटम भी कैरी करती है। एनर्जी कितनी कैरी करती है? इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी कैसे कैरी करती है? एनर्जी कैरी करती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड होने की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है वो एनर्जी देता है 1/4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट एनर्जी देता है वो है 1/4 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये एनर्जी, हम एक और बात जानते हैं, ये एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो दोनों इक्वल होती है। ओके, पांचवी बात, अब जैसा कि ये किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। हाईएस्ट स्पीड इसकी अपने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में। वैक्यूम में सबसे तेज, बाकी किसी भी मीडियम में उसकी स्पीड हमेशा कम मिलती है। मैंने यहाँ पे एनर्जी के लिए पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन इट ऑल्सो कैरीज मोमेंटम। छठा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, इट ऑल्सो कैरीज मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती है, तो हमारा लाइट भी मोमेंटम कैरी करता है। ओके, चलो, तो ये लेक्चर हम लोग आज यहीं पे फिनिश करते हैं।